नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चल रही सीरीज के भाग 2 पर, और इसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है, वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने संविधान का बिल्कुल बेसिक, जिसे कहते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं, और कुछ अधिनियम भी वहाँ पर हमने बताए हैं। तो वो क्लास आप पहले देख लीजिए। बात करते हैं आज के भाग 2 की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इससे आगे की। उसके बाद है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगी तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारतीय मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा।
देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। संविधान सभा की संकल्पना और राष्ट्रीय आंदोलन। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है, जो नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए गठित की जाती है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि किसी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की रचना का कार्य सामान्यतया उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के निकाय को ही संविधान सभा कहते हैं। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान है, वहाँ संविधान का निर्माण इन्हीं संविधान सभाओं के माध्यम से किया गया है। भारत में संविधान की इस मांग को निम्न अवसरों पर देखा जा सकता है। 1919 के अधिनियम के विरोध के रूप में संविधान सभा की मांग। ऐसी संविधान सभा का विचार जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सके, 1919 के अधिनियम के विरोध में अंतर्निहित था। भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही इन शब्दों में या इस नाम विशेष से न हुआ हो, किंतु पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान सभा की मांग। फरवरी 1923 में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासी डोमिनियनों के समतुल्य रखते हुए संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। 24 अप्रैल को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप बिल थोड़े से संशोधित रूप में जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष पेश किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रमुख प्रयास था। 1928 नेहरू समिति की रिपोर्ट। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, जिसे नेहरू समिति के रूप में जाना जाता है। इस समिति के अन्य सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस तथा सर तेज बहादुर सप्रू शामिल थे। जब साइमन कमीशन ने यह चुनौती दी कि भारतीय नेता एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सभी दलों को स्वीकार्य हो, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारतवासियों द्वारा अपने देश के लिए सर्वांगपूर्ण संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। 1934 कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा। लंदन में संपर्क हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जारी किए गए श्वेत पत्र में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की रूपरेखा दी गई थी। इसी के आधार पर कांग्रेस कार्यकारिणी ने जून 1934 में यह घोषणा की कि श्वेत पत्र का एकमात्र विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए। इसी वर्ष कांग्रेस ने एक संसदीय बोर्ड की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए नवीन संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना था। यह पहला अवसर था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग प्रस्तुत की गई। 1939 में विश्व युद्ध छिड़ने के बाद
संविधान सभा की मांग को 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जारी किए गए एक लंबे वक्तव्य में दोहराया गया। 1940 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग। 1940 में पंडित नेहरू ने इस मांग को मूर्त रूप प्रदान किया। उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने यह घोषणा की कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा के अतिरिक्त संविधान निर्माण का अन्य कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि 1940 में मुस्लिम लीग ने भी पृथक पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत कर दी, किंतु वह संविधान सभा की मांग के प्रति सहमत हो गई। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, भले ही स्वीकृति अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ थी। क्रिप्स मिशन व संविधान सभा की मांग। 1942 की क्रिप्स योजना को ब्रिटेन ने स्पष्टतः स्वीकार कर लिया, जिसके तहत भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाना था जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद तथा यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति तक अर्थात मई 1945 तक भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा की मांग। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। तब 19 सितंबर 1945 को वायसराय लॉर्ड वेबिल ने भारत के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की तथा यथाशीघ्र संविधान निर्माण निकाय का गठन करने के लिए महामहिम की सरकार के इरादे की पुष्टि की। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक मिशन भारत भेजा गया जो कैबिनेट मिशन कहलाया। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। मिशन का विचार था कि वर्तमान परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा का गठन असंभव है, अतः इसके लिए प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाना ही व्यावहारिक होगा। तत्कालीन परिस्थितियों में मिशन ने इसे सर्वाधिक न्यायोचित तथा व्यवहार्य योजना बताया और सिफारिश की कि संविधान निर्माण निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न प्रस्ताव रखे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 296 प्रांतों से तथा 93 भारतीय रियासतों से आएंगे। संविधान सभा में प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिए जाएंगे। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। प्रांतों की इस प्रकार निर्धारित सीटें प्रांतों में निवास करने वाली प्रमुख जातियों में वितरित कर दी जाएंगी और प्रत्येक जाति के लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी संविधान सभा में शामिल होंगे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, किंतु उनके चुनने की सुविधा का निर्माण शासकों के परामर्श से किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने संविधान के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप पेश किया तथा संविधान निर्माण निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कुछ विस्तार के साथ निर्धारण किया। भारत की संविधान सभा की रचना। भारत की संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, जिसमें 292 सदस्यों को ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से चुनना था, 4 सदस्यों को चीफ कमिश्नर के प्रांतों से चुनना था और 93 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जनसंख्या निश्चित की गई थी और इसी आधार पर प्रांतों एवं भारतीय रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 में से
208 स्थानों पर कांग्रेस को, जिनमें 9 को छोड़कर शेष सभी सामान्य स्थान शामिल थे, विजय प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को मुसलमानों को आवंटित स्थानों को छोड़कर शेष 73 स्थानों पर सफलता मिली। चुनावों में निम्नलिखित दलीय स्थिति उभरकर सामने आई। 1946 के निर्वाचन में दलीय स्थिति: कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख कांग्रेस 1, साम्यवादी 1, स्वतंत्र 8। इस प्रकार से कुल सदस्यों की जो संख्या हुई कितनी है? 296। संविधान सभा का पुनर्गठन: भारत विभाजन योजना के निश्चित होने के पश्चात भारत और पाकिस्तान को अपना अपना पृथक संविधान बनाना था, अतः संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए, इसलिए भारत की संविधान सभा में प्रांतों के 296 सदस्यों के स्थान पर 235 सदस्य शेष रह गए। देशी रियासत की सदस्य संख्या भी 93 के स्थान पर 89 रह गई। इस प्रकार कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 324 रह गई। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की सदस्यता: हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान सभा का निर्वाचन: संविधान सभा कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल के सुझाव के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित हुई थी। इस निर्वाचन में प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक देशी रियासत या रियासतों के समूह को अपनी जनसंख्या के अनुपात से स्थानों का आवंटन किया गया था। स्थूल रूप से 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात था, अतः प्रांतों को 292 और रियासतों को 93 स्थान दिए गए। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और साधारण में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें वर्गीय आधार पर संविधान सभा का गठन बताया गया है। नेपाली 1 बंगाल से निर्वाचित, सिख 5 कैबिनेट योजना में दिए गए प्रतिनिधित्व से 1 अधिक, पारसी 3 ईसाई 7 आंग्ल भारतीय 3 पिछड़ी हुई जनजातियाँ 5 अनुसूचित जातियाँ 33 मुस्लिम 31। कैबिनेट योजना के अनुसार भारत में रह रहे क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 28 होनी थी। इस प्रकार विभाजन के बाद जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त संविधान सभा का गठन हो चुका था, अल्पसंख्यकों को 235 में से 88 अर्थात 36% प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अनुसूचित जातियों के भी 33 सदस्य थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ से आगे का पोर्शन हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।